एक दिन मुझे ईमेल आया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन इत्तू सा स्लिप दिया था। इत्तू से स्लिप पे लिखा था मेरा वार्ड और मेरे एएनएस का नाम। ईमेल देखा और मुझे लगा कि ये फेक है। जब से मैंने वो ईमेल देखा तब से हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिन और मैं आपको आज फीलिंग बताता हूँ एम्स ज्वाइन करने की। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने एम्स ज्वाइन कैसे किया। मैंने एमएससी में एडमिशन ली थी 2018 में। 2018 टू 2020 मेरा एमएससी का पीरियड था। मेरा स्पेशलिटी था नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। मेरा एमएससी करते करते मैंने 2019 या 2020 में नॉर्सेट दिया था। नॉर्सेट का मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने नॉर्सेट का एग्जाम कैसे क्लियर किया है विदाउट एनी प्रिपरेशन। तो 2019 के एंड में जैसे मैंने अपना एग्जाम दिया, उसके बाद मुझे कोई होप नहीं थी एग्जाम में मैं अच्छे से करूंगा, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी। जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने इवन अपना स्कोर भी कैलकुलेट नहीं किया और ना ही मैंने रिजल्ट के बारे में इतना सोचा। मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था और मेरा एनपीसीसी भी मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बेसिस पे मैंने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चालू कर दिया। काम करते करते एक दिन मुझे ईमेल आया कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मुझे लगा ये फेक है, क्योंकि आज तक कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। और एम्स से अगर कोई लेटर आता है ईमेल पे तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ईमेल पर रिप्लाई बैक किया, लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला। ऑफ कोर्स एम्स वाले कहाँ ईमेल पे रिप्लाई करते हैं, बट मैंने वो जो ईमेल का डोमेन है वो मैंने गूगल पर सर्च किया, वेबसाइट पे सर्च किया, तो वो मुझे थोड़ा ऑथेंटिक लगा। इसके बाद मुझे ईमेल पे रिप्लाई करना था, तो मैंने ईमेल पे एक रिप्लाई किया और जिस डेट को मुझे बुलाया था वहाँ की मैंने बुकिंग्स चालू कर दी। अब क्योंकि वो मेरे एमएससी के इमीडिएट बाद मुझे ईमेल आया था, तो मेरे डॉक्यूमेंट फिर भी मेरे कॉलेज के पास थे। तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे कॉलेज में थे, क्योंकि मैंने एमएससी रिसेंटली कंप्लीट किया है। तो मैंने अपने कॉलेज में ईमेल किया और कॉल भी किया कि मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इशू करा दो, मुझे इसकी ज़रूरत है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा प्रोसीजर बोला और थोड़ा जो कॉलेज का प्रोसीजर होता है वो मैंने फॉलो कर कर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए और फिर मैं गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने कुछ लोगों को बैचेस में बुलाना चालू कर दिया, रैंक वाइज। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेरे नाम में कुछ सीक्वेंस में चेंजेस थे। जैसे आपको पता है ऑल ओवर इंडिया अगर मैं सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट की बात करूं तो अपना फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है और लास्ट नेम होता है। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ और सीक्वेंस चलता है। जब भी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो आपका सरनेम आपका फर्स्ट नेम होता है और फिर मिडिल नेम आपका नाम होता है और फादर्स नेम लास्ट में लगाया जाता है। तो ये मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये सीक्वेंस था और आधार कार्ड, पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स में मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ऐसा सीक्वेंस था। तो इस क्वेरी की वजह से उन्होंने मुझे वापस भेजा। मुझे आज भी याद है 1 मई 2020 वो डेट थी, क्योंकि मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनको कहा कि इस रीजन से मुझे वो वापस भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने आफ्टरनून का टाइम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी जाता हूँ और थोड़ा एफिडेविट बना लेता हूँ। लेकिन 1 मई होने की वजह से
कोई एफिडेविट बन नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली मुझे वापस आना पड़ा, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको शायद ऑफर लेटर भी उन्होंने दिया था। तो मैं वापस आ गया, अपना नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जॉब कर ही रहा था। सेम नेम एफिडेविट का डॉक्यूमेंट जो होता है वो बनाकर उनको ईमेल किया। कुछ महीने बाद उनका मुझे ईमेल आया। उनका ईमेल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से मेरे लिए कुछ सोच के रखा था। तो मुझे अब्रॉड जाना था, तो मैंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली थी दुबई के लिए। अब क्योंकि मेरा मास्टर्स हो चुका था, तो मुझे किसी हॉस्पिटल ने जॉब ऑफर किया था 5000 दिरहम्स का, और उन्होंने कहा था जैसे ही आप अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे और डीएचएल लाइसेंस सबमिट कर दोगे, तो हम आपका जो सैलरी है 6000 दिरहम्स कर देंगे। मैंने अपना नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जो जॉब है वो क्विट करके, रिजाइन करके मैं घर जा रहा था, और घर जाते जाते ही मुझे डायरेक्टली एक ईमेल आता है कि ज्वाइनिंग का। मुझे अभी भी याद है कि मैं बस में बैठा था और मैं अपने ईमेल्स चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे दुबई के सारी फ्लाइट टिकट्स, आइटिनरी सारी ईमेल से आ रही थी। तो अपना ईमेल चेक करते करते मुझे एम्स के तरफ से ईमेल दिखाई दिया। मुझे ईमेल से रिप्लाई करना था या फिर लेटर सेंड करना था। अब जो पीडीएफ मुझे ईमेल से आया था, वो पीडीएफ कॉपी था एक ओरिजिनल ऑफर लेटर का। वो ऑफर लेटर शायद उन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट से या पोस्ट से भेजा था, जो मुझे अभी तक अपने घर के एड्रेस पर मिला नहीं था। मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मुझे एम्स ज्वाइन नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए। और मैंने वो ईमेल इग्नोर करके दुबई के लिए जाने के लिए अपना रेडी हो रहा था। सारी शॉपिंग्स की, सारे बैग्स पैक किए, और मेरी फ्लाइट एक हफ्ते के बाद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एम्स में जाके देख लो क्या ये ऑथेंटिक है और क्या ये मुझे जॉब ऑफर करते हैं। तो ऐसे ही मैं एक्सप्लोर करने के लिए गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था क्योंकि मुझे दुबई भी जाना था, और सारी मेरी 2 सूटकेस भी पैक थी क्योंकि मुझे वहां से मैं दुबई के लिए भी जाने के लिए रेडी था। वहां पर जाने के बाद उन्होंने मुझे पूरा दिन बिठा के रखा ऑफिस में बाहर। एक ऑफिस, आपको रिक्रूटमेंट सेल में जाना होता है। रिक्रूटमेंट सेल में जाके आपका जो आपका ऑफर लेटर है वो मैंने प्रिंट कर लिया था, क्योंकि ओरिजिनल जो उन्होंने स्पीड पोस्ट से भेजा था वो एक्चुअली मुझे रिसीव नहीं हुआ, और मुझे पता भी नहीं था कि वो एक स्पीड पोस्ट से आता है। तो वो जो ऑफर लेटर है वो मैंने प्रिंट कर लिया था, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो सेंड करते हैं, 4-5 डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, वो आपको फिल कर कर लेके जाने पड़ते हैं। उसमें 4 ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, शायद 2 या 4 फॉर्म होते हैं जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। और वो बेसिक इंफॉर्मेशन, वो जो स्लिप्स होती है जहाँ पे आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन की है, वो किसी ऑथेंटिक पर्सन से, जैसे नोटरी या फिर डिप्लोमेटिक पर्सन्स होते हैं, उनसे आपको अटेस्टेशन कराना होता है। और फिर आप जब वो जाते हो रिक्रूटमेंट सेल में, आपको वो सबमिट करना होता है। तो मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और सारे अटेस्टेशन वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर रिक्रूटमेंट सेल पहुंच गया। मैं पहुंचा मॉर्निंग में, और मैंने वहां पर जाकर रिपोर्ट किया। उन्होंने तो कुछ टाइम मुझे पहले बिठा के रखने के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, और फिर उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिर से मुझे दे दिया। उस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को मुझे कंप्लाई करना था, मतलब उसको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी थी, और फिर वापस उनके पास जाना था। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे पता नहीं था। अगर उन्होंने मुझे पहले ही बता देता तो मैं सब करके आता। अब ना ही मेरे पास घर था, ना ही मैं दिल्ली में किसी को पहचानता था, और मैं तो ऐसे ही आया था कि मैं एक दिन में देख लूं कि मुझे ज्वाइनिंग मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो मैं रिटर्न जाने वाला था। मेरा टिकट भी वापस रिटर्न का बुक था। अब मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने थे। उसके लिए मुझे लगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट डे मैं कंप्लाई कर लूंगा।
लेकिन मुझे प्रॉब्लम था रुकने का। मैंने एम्स में ज्वाइन करने के पहले एक ग्रुप ज्वाइन करके रखा था, वहाँ पे सारी डिस्कशन हो रही थी जहाँ पे लोग नॉर्सट के बारे में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट किया, मैंने आज ज्वाइनिंग की थोड़ी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है और उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन मुझे पता नहीं आज क्या करना है, तो इस डॉक्यूमेंट को सारे कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है और मैं कहीं पे रुक सकता हूँ क्या, कुछ मुझे सजेशंस दो। तो किसी एक बंदे ने रिप्लाई किया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस बंदे का, उसने मुझे इनवाइट किया अपने यहाँ पे। उसका नाम सुनील चौधरी था। किसी जो भी आपको हेल्प करता है लाइफ में उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मैं उनके यहाँ पे गया। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, 1-2 हफ्ते लगेंगे और तब तक अगर तुझे यहाँ पे रुकना है तो तू रुक सकता है। वो एक 2 to 3 बेडरूम फ्लैट था, तो और वो अकेले ही पे कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे वैसे भी यहाँ पे शायद रहना पड़ेगा, तो मैं वहीं पे उनके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने पार्टनरशिप करके हाफ ऑफ करके मैं वहाँ पे रहना चालू कर दिया। नेक्स्ट डे जब मैं एम्स पहुंचा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी सारे गेट्स क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट कराना था, मुझे यूरिन टेस्ट कराना था, मुझे एक्सरे कराना था और फिटनेस फॉर्म भी कराना था। तो मैं सारे काउंटर्स पर एक एक बार जाकर देखा और मुझे पता चला यहाँ पर 7 या 8 बजे से पहले आना पड़ता है। तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ा और मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहुंचा। तो मैं आरए के ओपीडी के पीछे एक टेम्पररी ओपीडी उन्होंने बना के रखा था, वहां पर गया, अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन की लाइन इतनी बड़ी थी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करते करते ही पूरा टाइम मेरा चला गया था। तो मुझे सिर्फ एक दिन में मेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं फिर वापस गया। नेक्स्ट डे उस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मैं पहुंचा अपना ब्लड सैंपल देने। एम्स में आपको पता है कि बहुत बड़ा क्यू होता है, तो मैं क्यू में वेट करते 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 ही मैं सिर्फ ब्लड टेस्ट कर पाया। उस दिन सिर्फ मैं ब्लड सैंपल देकर वापस आ गया। नेक्स्ट डे मैं और थोड़ा जल्दी गया और अपना यूरिन सैंपल देने के लिए वेट किया। यूरिन सैंपल देते देते ही इतना लेट हो गया कि मैं बस एक दिन में सिर्फ यूरिन सैंपल दे सका। उसके बाद सेम चीज फिर एक्सरे के लिए हुई। एक्सरे के लिए भी मुझे पूरा दिन वेट करना पड़ा और एक दिन में सिर्फ मेरा एक्सरे हो पाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं पहुंचा फिटनेस सेंटर आरएमओ के पास। तो आरएमओ के पास जब मैं गया तब उन्होंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आए ही नहीं। जो आपके यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं। और जब मैं मेडिकल ऑफिसर के पास रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी तक यहाँ पे आए नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे और कोई काम नहीं था, तो पूरा दिन मैं वहां पर वेट किया। पूरा दिन वेट करने के बाद मेरा फुल डे वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आए नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स और मैं डेली आरएम मेडिकल ऑफिसर के पास गया और वहां पर वेट किया ऑफिस के बाहर, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आए नहीं। डायरेक्टली नेक्स्ट वीक एक बार मैं गया, वेट कर रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे। उस टाइम पे मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिव्यू किए, फिर से मेरे आईडी डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर मुझे एक स्लिप दी। वो स्लिप मुझे जाकर रिक्रूटमेंट सेल में देनी थी। अब ये जब पूरा मेडिकल ऑफिसर के पास मैंने जो जितना भी टाइम स्पेंड किया उसमें ऑलरेडी 4-5 बज गए थे और रिक्रूटमेंट सेल जब तक मैं पहुंचा ऑलरेडी वो जा चुके थे। वो स्लिप लेकर फिर से मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया। अब नेक्स्ट डे मैं रिक्रूटमेंट सेल पहुंचा मॉर्निंग में, फिर से मुझे बहुत वेट कराया और फिर उन्होंने वो स्लिप देखकर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटीज होता है वो शायद किया होगा और मुझे एक छोटा सा स्लिप दिया, इत्तू सा स्लिप दिया था। इत्तू से स्लिप पे लिखा था मेरा वार्ड और मेरे एएनएस का नाम। मैं अपने वो स्लिप उठाया और अपने वार्ड गया। मैं शायद दोपहर में अपने वार्ड में पहुंचा होगा। दोपहर में मैंने वो स्लिप इंचार्ज को दिया, शायद सैटरडे था या फ्राइडे था, इंचार्ज नहीं थी, या सॉरी एएनएस नहीं थी। वो स्लिप
उन्होंने दिखाकर उन्होंने मुझे कहा कि कल आ जाना ड्यूटी पे सवेरे 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे, और शर्ट और यूनिफॉर्म में आना। अब मुझे पता ही नहीं था कि यूनिफॉर्म में आना है पहले दिन ही। तो फिर मैं गया अपने फ्लैट में और जो मेरे कलीग्स थे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो पहले दिन ही आपको यूनिफॉर्म में एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं मार्केट में गया और एक शर्ट, पैंट और शूज़ लिया और फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी गया। तो ये सारा प्रोसेस था मेरे जॉइनिंग का। मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ऐसे ईज़िली मुझे जॉब मिल जाएगा। जॉब जॉइन करने के बाद भी मुझे किसी ने बताया नहीं कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है कंप्लीट करने की। जैसे अपना ईएचएस कार्ड होता है, बैग ले सकते हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट बुक होता है, वो भी एक फिल करना होता है। तो कम से कम 9 या 12 महीने के बाद जब मुझे धीरे-धीरे चीज़ें पता चली, फिर मैंने ईएचएस बुक के लिए अप्लाई किया। ईएचएस बुक के लिए अप्लाई करने के लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और जब मैंने अप्लाई किया उसके 3, 4, 6 महीने के बाद मुझे ईएचएस बुक इश्यू हुआ। सेम चीज़ बैग के लिए। आपको पता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हो, तो आपको 3 ईयरली आप एक ऑफिस बैग ले सकते हो। तो मैंने अपना एक ऑफिस बैग लिया और उसको रीएम्बर्समेंट के लिए डाल दिया, और जब रीएम्बर्समेंट के लिए डाला तो नेक्स्ट सैलरी में मुझे वो अमाउंट मिल गया। अब एम्प्लॉयमेंट बुक की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट बुक फिल करना है मुझे पता नहीं। जब बाकी लोगों ने मुझे 3, 4, 6 महीने के बाद बताया, तब मैं अपने क्लर्क के पास गया और तब मैंने फर्स्ट टाइम अपने क्लर्क से बात की जिसके पास मेरा केस था। उसको जाके मैंने रिपोर्ट किया और फिर उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए। उस डॉक्यूमेंट को मंगाने के बाद वो डॉक्यूमेंट जब मैं लेकर गया, फिर उसने मुझे एक एम्प्लॉयमेंट बुक दिया और फिर मैंने वो एम्प्लॉयमेंट बुक फिल किया। एम्प्लॉयमेंट बुक फिल करने के बाद फिर मुझे 1-2 हफ्ते के बाद डेट दी कि आप उस डेट को आओ, और फिर मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट बुक लेकर वो जो क्लर्क है, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए विथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे, मेरी एम्प्लॉयमेंट बुक देखी, मेरी रैंक देखी, सब देखा, और फिर उन्होंने मेरे एम्प्लॉयमेंट बुक पे साइन की, और तब जाके मेरा पूरा एम्प्लॉयमेंट बुक का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। तो ये सारी की सारी प्रोसीजर मैंने की थी एम्स ज्वाइन करने के बाद, और इस सारी प्रोसेस में मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ अभी चेंज होने वाली है। एक ईमेल देखा और मुझे लगा कि ये फेक है। जब से मैंने वो ईमेल देखा, तब से मैं गारंटी भी नहीं ले रहा था कि मुझे एम्स में जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा था। लिस्ट में मेरा फर्स्ट टाइम नाम था। ईमेल से मुझे गवर्नमेंट का, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट का ज्वाइनिंग लेटर आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कभी ये फील नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन ये जब मेरे साथ हो रहा था तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं सब कुछ सही रहा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो मेरा दुबई का फ्लाइट का टिकट मेरे पास था, वीज़ा मेरे पास था, और नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट थी दुबई की, तो मैं दुबई चला गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिर्फ मैं अपना ज्वाइनिंग रियली होती है या नहीं होती है या कैसे होती है वो फील करने गया था, और मुझे उन्होंने डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दिया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो ये मेरी सारी फीलिंग थी और ये सारा मेरी जर्नी थी, कैसे मैंने ज्वाइन किया एम्स दिल्ली। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने कैसे नॉट सेट क्लियर किया था। तो फीलिंग कैसी थी? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, क्योंकि ये मैं भी फर्स्ट टाइम फील कर रहा था। ईमेल से कोई ऑफर लेटर आता है, आप जब एम्स के कैंपस में जाते हो, वहाँ की कैंटीन में जाते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट में जाते हो कि ये यहाँ पर मैं अभी ज़िंदगी भर काम करूँगा, ये फीलिंग जब आती है बहुत ही डिफरेंट होती है। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस भी था
क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स का जो कंप्लायंस होता है, जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी होती है, बहुत टाइम ले रहा था। 15 दिन मुझे वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा। उस टाइम पे डेली दिल्ली एम्स जाना, वेट करना अपने टेस्ट करवाने के लिए और उनका रिजल्ट लेने के लिए। वहाँ पर जो एम्स में मॉर्निंग में ओपीडी में लाइन लगती है या ब्लड इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लाइन लगती है, सेम फील करना बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन ये भी है कि बहुत सारा एक्साइटमेंट था कि मुझे कौन सा वार्ड दिया जाएगा, कौन मेरी एएनएस होगी, मेरी सैलरी स्लिप कब आएगी, मेरा फर्स्ट पे कब आएगा, और मुझे डिपार्टमेंट में लोग कैसे मिलेंगे, मैं कैसे काम करूंगा। मैं अब वो ब्लू और एप्रन वाला यूनिफॉर्म पहनने वाला था। बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में चल रही थी, प्लस अकोमोडेशन, फूड और पूरी लाइफ सेटल होने का मुझे एक विजन मिल रहा था। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है वो क्लियर करने की जो खुशी, एक्साइटमेंट और फैमिली पूरा सेट होने का जो एक सपना होता है, वो सारा का सारा मेरे सामने नजर आ रहा था। और इतनी साल की जो सारी की सारी मेहनत है वो सारी रंग लाते हुए दिखाई देती है। उसका आउटकम, उसका फल जो मिलते हुए दिखता है, उसके आगे जो जितना भी आपने पेन पहले सहा है या जितने भी सफरिंग्स है, वो सारी की सारी उसके सामने कुछ नहीं होती। ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही मेहनत करें। और जब आपका नाम या रोल नंबर जब आपके लिस्ट में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि जितने भी आपने दुख, दर्द या स्ट्रगल किए हैं, वो सारे उस मोमेंट पे वर्थ हो जाती है।